इसकी कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाने से, जिसका नाम एस्टर होता है। एस्टर एक यहूदी फैमिली से है। वो कुछ सोच में थी और अपना सामान पैक कर रही थी, और अब वह कमरे से नीचे बाहर आ जाती है, जहाँ पर कुछ औरतें खड़ी थी। आज इनका फेस्टिवल था। वो औरतें एस्टर को विश करती है। वो वहाँ से वापस कमरे में आ जाती है और अपना सारा सामान बेड पर रख देती है, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी बेड पर रख देती है। अपनी दादी की तस्वीर लेकर बाहर आ जाती है। एक औरत उससे पूछती है, एस्टर कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया कि वो अपने मदर इन लॉ के घर जा रही है, यानी कि इसके हस्बैंड के मदर के घर। वो औरत हैरानी से बोली, मदर इन लॉ के घर? पर वो तो उस तरफ है, तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? इस पर एस्टर वहाँ से भाग जाती है। अब तक हम जान गए हैं कि एस्टर शादीशुदा है। तो अब उसके हस्बैंड को देखते हैं, जिसका नाम याकी है। वो भी अपनी मॉम के घर खाने पर आया था। उसकी मॉम ने उसे बता दिया कि एस्टर अभी तक आई नहीं, जो सुनकर याकी भी काफी हैरान हो गया। अब उसकी मॉम गुस्सा करने लगी और बोली, वो हमेशा ऐसा ही करती है, लेट ही आती है, आज ना जाने कहाँ रह गई। इधर एस्टर भागकर अपनी पियानो टीचर के घर आ जाती है। दरअसल एस्टर भागने वाली थी। इन सब में उनकी पियानो टीचर उसकी मदद कर रही थी। उसकी टीचर उसे एक पासपोर्ट और एक गिफ्ट देती है। ये सब देखकर एस्टर इमोशनल हो जाती है और अपनी टीचर के गले लग जाती है। फिर वहाँ से निकलकर गाड़ी से एयरपोर्ट पहुँच जाती है, क्योंकि वो बर्लिन जा रही थी। अब उसने घर क्यों छोड़ा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। याकी एस्टर को ढूंढता हुआ घर आया, तब उस पता चल कि वो घर छोड़कर चली गई है। अगली सुबह उसने अपनी मॉम को बोल दिया कि वो घर छोड़कर चली गई है। याकी की मॉम बहुत गुस्सा होती है, बोलती है, ना जाने कहाँ चली गई। याकी बोलता है, मॉम मुझे लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो चली गई। उसकी मॉम कहती है, हमने आज तक उससे कुछ नहीं कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एस्टर बर्लिन पहुंच गई है। एक घर पर आकर दरवाजे की बेल बजती है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह वहां की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है कि उसके डैड हमेशा फेस्टिवल के दिन शराब पीते थे, जो चीज़ किसी को पसंद नहीं थी, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो कहानी में पास्ट और प्रेजेंट को दिखाया जाता है। हम कभी पास्ट में जाएंगे तो कभी प्रेजेंट में वापस आ जाएंगे। अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई है। एस्टर अपने टीचर का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। उसमें एक कंपास था जो रास्ता बताने में मदद करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर वो सामने अपनी मोम को देखती है, क्योंकि बर्लिन वो अपनी मॉम के पास ही आई थी। लेकिन जब वो उनको एक औरत के साथ देखती है तो वो वहाँ नहीं जाती है। इधर याकी की फैमिली सोच रही थी कि एस्टर ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है, जबकि वो तो बर्लिन के गलियों में घूम रही थी। वो खुद को आज़ाद समझ रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से आई थी जहाँ पर एक किस्म से औरतों को कैद करके रखा जाता है, यानी कि उन्हें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी, उतनी आज़ादी नहीं थी जितने की मर्दों को होती है। वो एक कॉफ़ी शॉप में गई, देखती है कि एक लड़के को कॉफ़ी का कप उठाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? जिस पर उसने भी हाँ कहा। इसके बाद वो लड़के के साथ कॉफ़ी लेकर एक म्यूज़िक स्कूल में आ गई, क्योंकि ये लड़का एक म्यूजिशियन था। वो म्यूजिशियन लड़के के ग्रुप से भी मिली और जब वो उनकी परफॉर्मेंस देखती है, वो जब म्यूजिक बजा रहे थे उसे देखकर एस्टर काफ़ी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे भी शुरू से ही म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था। लेकिन उनकी फैमिली में बहुत मनाही थी, क्योंकि वह एक यहूदी फैमिली से थी। कहानी फिर से पास्ट में आई, क्योंकि एस्टर अपनी फैमिली के साथ याकी के घर आई, क्योंकि आज इनकी शादी की बात होनी थी। जब एस्टर और याकी दोनों मिलते हैं तो वह उसे भी बता देती है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, जिस पर याकी ने साफ मना कर दिया कि लड़कियों को म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए, जिस पर एस्टर को काफ़ी बुरा तो लगा। चूंकि याकी दिल का काफ़ी अच्छा था तो उसने शादी के लिए है हाँ कर दिया। प्रेजेंट में एस्टर अभी भी म्यूजिशियन के साथ ही है। ये लोग बीच पर जा रहे होते हैं, तो एस्टर को भी ये अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जल्द ही सबके साथ घुल मिल जाती है। बीच पर वो देखती है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो आज़ादी के साथ पानी में जाती है। वो अपनी मर्जी से जी रही है, इसलिए वो अपना विग भी उतार देती है। उसके बाल छोटे छोटे थे, क्योंकि जूस लोग शादी के बाद लड़कियों के बाल छोटे कर देते हैं। एस्टर के भी बाल काट दिए गए थे, और जब तक बाल नहीं उग जाते उन्हें विग ही पहन के रखनी होती थी। एस्टर कहती है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगी। याकी जब घर पर था तो उसे एस्टर की पियानो टीचर का एड्रेस मिलता है। याकी और उसका भाई जब पियानो टीचर के घर पर गए तो वो भी कह देती है कि एस्टर तो यहाँ पर आई ही नहीं।
वो एस्टर का फ़ोन चेक करते हैं जिसमें एक वॉइस मैसेज था जो एस्टर ने अपनी मोम को भेजा था। उससे याकी को पता चलता है कि एस्टर माँ बनने वाली है। उसे काफ़ी हैरत हुई और खुशी भी। ये बात उसने अपनी फैमिली को भी बता दी। उसकी मॉम याकी को कहती है कि ये बच्चा इस घर का वारिस है, तुम्हें कैसे भी करके एस्टर को वापस लाना होगा। इसलिए वो अपने भाई के साथ बर्लिन जाने की तैयारी करने लगता है। उधर एस्टर का कोई ठिकाना नहीं था, सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसलिए वो चुपचाप म्यूजिक स्कूल में घुस आई। चुपके से एक कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाती है। पास्ट में वो वक्त दिखाया गया जब एस्टर की शादी होने वाली थी। एस्टर की मोम उससे मिलने आए लेकिन वो अपनी मोम से काफ़ी नाराज थी क्योंकि वो बचपन में ही उनकी फैमिली को छोड़ के चली गई थी। एस्टर को उसकी दादी अलग कमरे में ले जाती है, उसे समझाती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर उन्होंने एक औरत को भी बुलाया ताकि वो एस्टर को समझा सके। औरत उसे सारी बात समझाती है कि कैसे तुम शादी के बाद एक अच्छी वाइफ बन सकती हो। साथ ही तुम्हें जूस वाले सारे रस्मों रिवाज पता होना चाहिए क्योंकि जूस लोगों का कल्चर रस्मों रिवाज काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, अलग ही किस्म के अजीब है जो खासकर औरतों के लिए ही बनाए गए हैं, जिन पर हर हाल में इन लोगों को चलना होता है। प्रेजेंट में एस्टर सोकर उठी और जब वो म्यूजिक स्कूल से जाने लगती है तो उसे बच्चों की आवाज़ आने लगती है, जिसके साथ ही वहाँ एक औरत एस्टर को वहाँ देख लेती है। उसे काफ़ी हैरत हुई कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसने फ़ौरन इस बारे में जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया। वो जब यहाँ आए तो एस्टर कहती है, माफ़ करना, गलती हो गई मुझसे, जो मैं यहाँ सो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगी लेकिन प्रिंसिपल उसे एक होटल में लेकर जाए। वो समझ गई कि एस्टर के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। वो एस्टर से कहते हैं कि अगर तुम्हें म्यूज़िक में रुचि है या फिर कुछ करना चाहती हो तो स्कूल की स्कॉलरशिप हासिल करने का एक मौका आ रहा है। हमारे स्कूल में बेसहारा लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जिसमें जितने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। अगर तुम चाहो तो उस प्रोग्राम का फॉर्म भर सकती हो। इस पर एस्टर भी कहती है, ठीक है सर, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। इधर याकी और उसका भाई होटल पहुँच जाते हैं। सुबह जब वो होटल में थी तब याकी अपना सामान निकलता है। उसमें याकी को एक अजीब सा बॉक्स मिला। उसे जब वो खोल कर देखा तो अंदर एक गन थी, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गया कि ये अपने साथ गन लेकर आया है, ये किसी को मार ना दे। इधर एस्टर प्रोग्राम का फॉर्म भरने म्यूजिक स्कूल आ जाती पर उसने फॉर्म पर एड्रेस की जगह कुछ नहीं डाला। रिसेप्शनिस्ट एस्टर से बोलती है कि फॉर्म पर तो आपने एड्रेस नहीं डाला, ये जरूरी है। इसलिए एस्टर फॉर्म पर अपनी मोम का एड्रेस डाल देती है क्योंकि उसका अपना यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। याकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढने उसकी मोम के घर गए लेकिन वो अंदर से उन्हें कह देती है वो यहाँ पर नहीं आई है और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। एस्टर की मोम अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे अपनी बेटी एस्टर पर तरस आता है क्योंकि उसकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। और यहाँ से पास्ट का वो सीन दिखाई देता है जहाँ पर एस्टर की शादी हो रही थी। सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि ये एस्टर के लिए काफ़ी बड़ा दिन था। प्रेजेंट में एस्टर म्यूजिक स्कूल आई जहाँ पर बाकी स्टूडेंट म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक लड़की ने जब देखा कि एस्टर ने भी प्रोग्राम में भाग लिया है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी। कहती है कि जूस वाले काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो औरतों को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देते, सारी आज़ादी मर्दों के लिए ही होती है। औरत उनके लिए सिर्फ घर पर रखी हुई कोई चीज़ होती है और बस बच्चे पैदा करने के लिए ही होती है। उसकी बात सुनकर एस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, बकवास मत करो, मैं बच्चा पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं भी ये म्यूज़िक प्रोग्राम करूँगी, देखना तुम। जिसके बाद सभी मिलकर म्यूज़िक की प्रैक्टिसेस करने लगते हैं। अब वक्त के साथ साथ एस्टर की भी उनसे दोस्ती हो जाती है। वो म्यूजिशियन लड़के के घर गई जहाँ पर सभी लोग उसे पसंद करते हैं, उसके पक्के दोस्त बन जाते हैं। पास्ट में जब एस्टर की शादी हो गई तब उसके बाल काटे जा रहे होते हैं और वो काफ़ी दुखी होकर रोने लगती है। उसका गम साफ बता रहा था कि वो अपनी बालों से कितना प्यार करती है, पर अब चाह कर भी वो उन लोगों को नहीं रोक सकती। जबकि प्रेजेंट में उसका याकी और उसका भाई एस्टर को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एस्टर, जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ थी, खुशी से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है मैं स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जीत जाऊंगी। अब उसका इतना यकीन देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि अब जा, हमें पियानो तो बजा कर दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम कैसे बजती हो। वो उनके सामने पियानो बजाने लगती है पर उसका तरीका पुराना होता है। ये देख के वो लड़की कहती है, हम कितना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कितना अच्छा पियानो बजा लेते हैं।
फिर भी हमें पक्का यकीन नहीं है कि हम जीतेंगे या नहीं, और तुम कितने पुराने स्टाइल में बजा रही हो, तुम्हारा अंदाज देखकर लग रहा है कि ये प्रोग्राम तो क्या अगले 10 प्रोग्राम में भी तुम नहीं जीत पाओगी। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो गई। फौरन वह से उठकर वहाँ से बाहर आ जाती है। उसने अपनी दादी को फ़ोन किया और कहती, दादी मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। पास्ट में दिखाया गया कि एस्टर की शादी को काफ़ी वक्त हो गया था और उसका बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से याकी की मोम उस पर काफ़ी प्रेशर डाल रही थी और वो बेचारी चुपचाप बस सुनती ही है। प्रेजेंट में एस्टर डॉक्टर के पास आए अपना चेकअप करवाने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा पैदा होने वाला था। वो फैसला करती है कि अब मैं इस बच्चे के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजरूंगी। यहाँ याकी और उसका भाई एक बार में आए, जहाँ याकी एक औरत से कहता है कि शायद मेरी वाइफ मेरे साथ खुश नहीं है, मुझे उसकी खुशी के लिए क्या क्या करना चाहिए। उस औरत ने बताया, तुम उसकी हर हाल में मदद करो, उसका साथ दो और उसे हर वो चीज़ दो जिसकी उसे ज़रूरत है। पास्ट में जब एस्टर को बच्चे के लिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा था तो उसे काफ़ी बुरा लगता था। प्रेजेंट में याकी एस्टर की मोम के घर गया, उन्हें अपना नंबर देते हुए कहता है कि एस्टर का जैसे ही पता चले मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा। लेकिन याकी के भाई को एस्टर की मोम पर शक था कि पक्का इसने एस्टर को कहीं छुप के रखा हुआ है। इसलिए एक दिन वो चुपके से एस्टर की मोम के घर आया और जब वो वहाँ छानबीन करने लगा तो उसे एस्टर के म्यूजिक प्रोग्राम की फॉर्म मिल जाती है, जो पोस्ट वाला आदमी यहाँ रख कर गया था, क्योंकि एस्टर ने यहाँ का एड्रेस दिया था। इसीलिए एक दिन एस्टर अपने म्यूजिक ग्रुप के दोस्तों के साथ एक क्लब में आए और वहाँ पर वो अपने मार ग्रुप के एक लड़के के साथ डांस करने लगती है, जो कि अब उसका दोस्त बन गया था। जबकि याकी का भाई भी उन फॉर्मर्स के जरिए इस क्लब में पहुंच गया और अब वो एस्टर को भी यहाँ देख लेता है। सबूत के तौर पर वो एस्टर की कुछ तस्वीरें बना लेता है ताकि वो याकी को दिखा सके, और ये वही तस्वीरें थी जिनमें एस्टर अपने दोस्त के काफ़ी करीब खड़ी थी। पास्ट में वो दिन दिखाया गया जब एस्टर याकी की मोम के घर खाने पर आई थी, जहाँ पर सारी औरतें बच्चा ना होने पर उसे बातें सुनाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। बाथरूम में जाकर जब उसने टेस्ट किया तो पता चला वो प्रेग्नेंट है, जिस खबर से वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती ही कि याकी जब घर आएगा तो उसे ये खबर सुनाऊंगी तो वो भी कितना खुश हो जाएगा। इसी खबर के साथ वो अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ ही देर के बाद याकी घर आ गया। वो बच्चे वाली खबर उसे बताने ही वाली थी कि याकी उससे पूछ लेता है कि तुम मोम के घर से क्यों चली आई। वो उस पर भड़क उठा, एक तो हमारा बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तुम मोम के घर से खाने की टेबल से उठाए। तुम जानती हो वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये लड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। याकी के मुंह से डिवोर्स वाली बात सुन के एस्टर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा कि याकी उससे कभी ऐसी बात करेगा। वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि ये सब कुछ तो वो याकी के लिए ही तो कर रही थी। तो उसके ऐसे बर्ताव से एस्टर भी भड़क गई। उसने दिल में ठान लिया कि अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मैं अपने लिए जीऊंगी एक आज़ाद जिंदगी। मैं भाग जाऊंगी क्योंकि भागना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यहाँ तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं। प्रेजेंट में याकी का भाई वापस आकर उसे एस्टर की क्लब वाली तस्वीरें दिखता है, और जब याकी देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ है वो दुखी हो जाता है। वो भागकर एस्टर की मोम के घर गया। वो उसकी मोम से कहता है, अपने उसे कहाँ छुपाकर रखा है, प्लीज़ बता दीजिए। उस दिन मैंने गुस्से में मैंने उससे ऐसे ही डिवोर्स की बात की और वो घर छोड़ के चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया है। यह एस्टर की मोम भी याकी से कह देती है कि तुम कभी समझ ही नहीं पाए दिल से कि वो तुमसे चाहती क्या है और तुम उसके लिए क्या थे, वरना वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती। एस्टर जो अपने दोस्तों के पास जा रही थी, याकी का भाई उसे देख लेता है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और एक पार्क में ले आता है। समझाने लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली बगैर किसी सहारे के इस शहर में रह पाओगी? भूल है तुम्हारी, और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना, तब तुम रोते हुए वापस आओगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो एस्टर को गन देते हुए कहता है कि ये लो, रखो अपने पास, जिस दिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा उस दिन इससे शूट करके अपने जान लेना मर जान। जो कहकर याकी का भाई वहां से चला जाता है। जिसके बाद एस्टर अपनी मोम के घर आए, उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी जज्बाती हो जाते हैं और रोने लगते हैं। उसकी माँ कहती है, तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। एस्टर गुस्से में पूछती है, मोम आपने बचपन में ही हमें अपने से अलग क्यों कर दिया?
क्यों आप सबसे अलग रहने लगी थी? उसकी मोम बताती है, बेटा ना मैं तुम्हारे डैड को पसंद थी ना वो मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए हर वक्त हमारी लड़ाई होती रहती थी। तंग आकर मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया, पर कोर्ट ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे न देकर तुम्हारे डैड को दे दी। हालांकि मैं चाहती थी मेरी बच्ची तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर एस्टा एक बार फिर से जज्बाती हो जाती है, जोर से उनके गले लग जाती है। फिर अगले दिन उसकी मोम एस्टा को म्यूजिक प्रोग्राम के लिए तैयार करती है। क्योंकि आज एस्टा की परीक्षा थी, उसे जजेस के सामने अपना परफॉर्मेंस देना था। और फिर एस्टा प्रोग्राम वाली जगह पर पहुंच जाती है। उसकी परफॉर्मेंस देखने उसके सारे दोस्त पहुंच जाते हैं, और तो और याकी भी ये पहुंच जाता है। वो जजेस को कहती है, आज मैं आपको पियानो बजा के नहीं दिखाऊंगी, बल्कि आज मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ। वो बताती है कि कैसे जूस रिलीजन में हमें कैसे रोका जाता है, हर चीज़ से मना किया जाता है, किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं दी जाती है। यानी कि वो अपनी सारी परेशानी उन्हें बता रही थी, जिसके बाद वो गाना सुनाने लगती है। वो बहुत दिल से गाती है, जो उसकी आवाज़ में उसके दर्द को जाहिर कर रही थी। यहाँ सबको उसका गाना काफ़ी पसंद आया। गाना खत्म होने के बाद जब सारे लोग बाहर आए तो एस्टा देखती है कि याकी भी यहाँ आया है। याकी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना, तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसे एक म्यूजिक वाली लॉकेट देकर कहता है कि चलो घर चले, जिस पर एस्टा कहती है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे ये जिंदगी काफ़ी प्यारी है, इस आज़ादी पर काफ़ी सुकून है। उसका हस्बैंड उसे काफ़ी मानता है, विनती करता है, यहाँ तक कि अपने बाल भी काट लेता है, जो उनके कल्चर और रिलीजन में काफ़ी ज़रूरी समझी जाती है। पर अपने हस्बैंड के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी से जीनी थी। याकी का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे भी धक्का मार के चली जाती है। वो ठान चुकी थी कि अब मैं किसी के दबाव में आके घुट-घुट कर नहीं जीऊंगी, बल्कि आज़ादी वाली ज़िंदगी जीऊंगी, जैसे खुले आसमां में पंछी जिया करते हैं, जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। उसने पूरी तरह से इस जिंदगी को अपना लिया था, अब इनका अंजाम कोई भी हो। इसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।